रिकॉर्डिंग के मैसेज में स्क्रीन शेयर कर। Yes, ma'am. तो लेबर कॉस्टिंग में ये दो क्वेश्चंस और एक केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन बाकी है। एक तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2 बाकी है। तो पहले क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। मिस्टर ए इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर। तो मिस्टर ए जो है वो 10 स्किल्ड वर्करों को लेके काम करते हैं। ठीक है। ही इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सम इंसेंटिव स्कीम। अब ये सोच रहे हैं कि ये कुछ इंसेंटिव स्कीम जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है। आइदर हालसे स्कीम, या तो हालसे वाला स्कीम जो है विथ 50% बोनस, या रोवन ऑफ वेज पेमेंट फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी टू cope with the increased demand for the product by 25%। तो बोल रहा है कि वेजेस जो दिया जा रहा है वो तो देंगे, साथ ही साथ इंसेंटिव कुछ एक लाएंगे, या तो हेल्थ सिस्टम या तो रोवन सिस्टम। और इनका ये मानना है कि अगर ऐसा करते हैं तो इम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, अगर इम्प्लॉय को ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है, बोनस वोनस, तो हम लोग उनसे जो है बोल भी सकते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ना चाहिए। तो बोल रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि मार्केट में इनका प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो बढ़ रहा है 25% से, ही फील्स दैट इफ द प्रोपोज्ड इंसेंटिव स्कीम कुड ब्रिंग अबाउट एन एवरेज 20% इंक्रीज ओवर द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द वर्कर्स, इट कुड एक्ट एज सफिशिएंट इंसेंटिव फॉर देम। बोल रहा है कि इनका ऐसा मानना है कि ये ऐसे फील कर रहे दैट इफ द प्रोपोज्ड इंसेंटिव स्कीम, जो इंसेंटिव स्कीम ये प्रोपोज करने वाले, या तो हाल से या तो रोवन, कुड ब्रिंग अबाउट एन एवरेज 20% इंक्रीज ओवर द प्रेजेंट अर्निंग। तो बोल रहे वर्कर लोगों का अर्निंग इससे 20% बढ़ जाएगा। ठीक है। तो बात ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा हमें स्टोरी दे रखा है। स्टोरी में ये बोल रखा है कि मिस्टर ए चाहते हैं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेबर लोगों को नॉर्मल वेजेस के साथ साथ कुछ इंसेंटिव भी दे, जिसमें उन्होंने सोच रखा है या तो वो हालसे सिस्टम या तो रोवन सिस्टम अप्लाई करेंगे, क्योंकि मार्केट में इनका प्रोडक्ट का डिमांड जो है 25% बढ़ गया। और ऐसा करने पे इनका मानना ये है कि वर्कर लोगों का डिमांड जो है, सॉरी, वर्कर लोगों का जो अर्निंग है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगा प्रेजेंट अर्निंग जो है उससे। इट कुड एक्ट एज सफिशिएंट इंसेंटिव, और ये उनके लिए सफिशिएंट होगा इंसेंटिव के तौर पे टू प्रोड्यूस मोर, एंड ही हैज अकॉर्डिंगली गिवन दिस एश्योरेंस टू द वर्कर। तो इन्होंने वर्कर को भी इसी हिसाब से एश्योरेंस दे दिया है। तो अभी तक इतना बोला है। अब क्वेश्चन क्या बोला है? एज ए रिजल्ट ऑफ द एश्योरेंस द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड। और क्योंकि प्रोडक्टिविटी मतलब इन्होंने एश्योरेंस दिया ना लेबर लोगों को कि भाई देखो 25% मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मेरा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, तो मुझे भी ज्यादा काम करवाना पड़ेगा आप लोगों से, तो हम इंसेंटिव देंगे, इससे आप लोगों का अर्निंग पहले से 20% बढ़ जाएगा। और ऐसे बोलने पे पर देखा जा रहा है कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज रिवील्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द करेंट मंथ। करेंट मंथ में ये जो है चेंजेस देखा गया। पहला बात है कि यहाँ पर बोला है आवरली रेट ऑफ वेजेस गारंटेड, मतलब किसी तरीके की इंसेंटिव बिना ही 1 घंटा काम करने पे 40 रुपए मिलेगा, गारंटेड वेज रेट है। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस बाय वन वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस, दिस मे बी टेकन एज टाइम अलाउ 2 आवर्स। अब ये क्या बोल रखा है? ये बोल रहा है कि एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस, एक यूनिट, वन पीस मतलब एक यूनिट बोल सकते हैं, एक पीस बनाने के लिए जो एवरेज टाइम लगता है एक वर्कर का एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग टाइम अलाउड मानेंगे। ठीक है। जो कि है 2 घंटा। टाइम अलाउड है 2 आवर्स। टाइम अलाउड है 2 आवर्स। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द मंथ है 25। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे फॉर ईच वर्कर है 8। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ है 1250। ठीक है।
तो यहाँ पर हमें क्या क्या डेटा दिया है, एक तो ये दिया है कि गारंटेड वेजेस कितना है, और ये जो है ये है टाइम अलाउड। ठीक है, ये टाइम अलाउड मानना है। ये एक्चुअली है क्या कि एक पीस बनाने में वर्कर का एवरेज टाइम पहले के अकॉर्डिंग कितना लगता था, उसी को इन्होंने टाइम अलाउड मान लिया है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ, एक मंथ में 25 दिन काम होता है, एक दिन में 8 घंटा काम होता है। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ है 1250 यूनिट। ठीक है। कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर अंडर हाल्से स्कीम एंड रोवन स्कीम। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट करके देना है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। ठीक है, और हाल्से सिस्टम में, रोवन सिस्टम में। और सेकंड बोला है कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम। तो वो बाद में देखते क्या बोला है। पहला क्वेश्चन जो बोला है, तो सबसे पहले अगर मुझे पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर बताना है हाल से और रोवन स्कीम में, तो मुझे एक्चुअली कैलकुलेट करना क्या है, मतलब मुझे क्या क्या कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा ताकि हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो जैसे ही मुझे ये चीज पूछा तो मुझे दिमाग में ये सोचना चाहिए कि मुझे कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं, मेरा जो पहला क्वेश्चन है उसमें मुझे बोला है कुछ ऐसा, इफेक्टिव आवरली रेट निकालने बोला है। ये देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। अगर मुझे ये निकालना है, ठीक है, हालसे स्कीम में ही हो या रोवन स्कीम में ही हो, तो मुझे क्या क्या डेटा चाहिए। तो अर्निंग पर आवर चाहिए, पर का मतलब 1 घंटा में। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे पता चलेगा अर्निंग पर आवर कैसे होगा, तो टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। ठीक है, जितना हम लोग इनकम कर रहे हैं या फिर वर्कर जितना इनकम कर रहा है जितना घंटा काम करने पे, वो डिवाइड करने से हमें पता चलेगा इफेक्टिव अर्निंग पर आवर। तो नीचे क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए इफेक्टिव आवर। ठीक है, और ऊपर जो है वो क्या होना चाहिए, टोटल वेजेस। अब टोटल वेजेस में क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। ठीक है, अब ये बोनस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, हाल से हुआ तो वैसा होगा, रोवन हुआ तो वैसा होगा। ठीक है, तो हाल से होने से वैसा होगा, रोवन होने से वैसा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन के लिए हमें ये चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या डेटा चाहिए, एक तो हमें इफेक्टिव आवर चाहिए, एक चाहिए नॉर्मल वेजेस, और बोनस का डेटा हमें चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलो, सबसे पहले हमें नॉर्मल वेजेस निकालना चाहिए। तो नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल वेजेस कैसे निकालते हैं। नॉर्मल वेजेस निकालने के लिए हमें चाहिए जितना वेजेस पर आवर इनटू टाइम जितना लगता है। ठीक है, वो हो जाएगा नॉर्मल वेजेस। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है इससे ही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने एक्चुअली 1250 यूनिट प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द है। अब हमारा वेजेस तो आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे अगर वेजेस आवर में दिया हुआ है तो मुझे क्या चाहिए कि कितना घंटा काम हुआ है। ठीक है, तो कितना घंटा, क्योंकि मुझे वेजेस आवरली दिया हुआ है तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 1250 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगा, क्योंकि मुझे नॉर्मल वेजेस कैसे निकालना पड़ेगा। नॉर्मल वेजेस क्योंकि आवर में दिया हुआ है तो 1 घंटे का 40 रुपए, तो कितना घंटा काम हुआ है वो चाहिए। अब कितना घंटा काम हुआ है कैसे पता चलेगा इस महीने में। अब देखो यहाँ पर बोला है कि एक्चुअली 1250 यूनिट इस बार प्रोडक्शन हुआ है। अब एक यूनिट बनाने में 2 घंटा टाइम लगता है। ठीक है, और एक दिन में, एक महीने में 25 दिन काम हुआ है, और जो नंबर ऑफ आवर्स जो है, सॉरी, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे जो है वो 8 आवर्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कंबाइन करके किसी तरीके से हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक महीने में कितना घंटा काम हुआ है। ठीक है, तो बोलो एक घंटे में कितना, एक महीने में कितना घंटा काम हुआ। एक महीने में 1250 यूनिट बना है तो एक घंटे में कितना, एक महीने में कितना घंटा काम हुआ, क्योंकि ये पूरा डेटा ही तो मंथली है तो मुझे मंथली सारा चीज निकालना पड़ेगा। ये मंथ का प्रोडक्शन 200 hours. है। 200 hours. 200 सही हो रहा है, बट 200 तो एक वर्कर का है ना। देखो 200 सही निकाले हो, जैसे भी निकला है हमारा सही हुआ है, लेकिन वो एक वर्कर का है। तो हम लोग 10 वर्कर को लेके काम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2000. 2000 आवर्स। ठीक है, तो वही पहले निकालना पड़ेगा। तुम लोग पहले यहाँ पर ये निकालते हैं
ऐसे करके वर्किंग नोट बना लेते हैं। एक्चुअल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1250 पीसेस। तो एक महीने में 1250 पीसेस प्रोड्यूस हुआ है, तो एक्चुअली 1250 पीसेस बनाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम पहले ऐसे लिख देते हैं कि एक महीने में 25 दिन काम हुआ, ठीक है। 25 डेज पर मंथ काम हुआ है, जरूरत नहीं पर मंथ लिखने का। 25 दिन काम हुआ है, एक दिन में 8 घंटा काम होता है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, तो 8 आवर्स पर डे, ठीक है। एक दिन में 8 घंटा काम हुआ है और 25 दिन काम हुआ है, और कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये 25 डेज को हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ, ऐसे लिखना पड़ता है तो हम ये लिख देते हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ। यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग आवर्स पर डे इनटू नंबर ऑफ वर्कर। तो हर एक वर्कर एक दिन में 8 घंटा काम करता है, हर हर एक वर्कर एक महीने में 25 दिन काम करता है, तो फिर 10 वर्कर्स पूरे मंथ में कितना काम कर रहा है, 2000 आवर्स काम कर रहा है, ठीक है। 2000 आवर्स काम कर रहा है। अब नॉर्मल वेजेस फिर कितना आ जाएगा, नॉर्मल वेजेस निकाल लेते हैं। बोलो, अगर पूरे मंथ में 2000 आवर्स काम हुआ है, तो ये जो मिस्टर ए है उन्हीं का तो बात हो रहा है कि उनके वर्कर लोग कैसे काम करते हैं। तो 2000 घंटा अगर पूरे महीने में काम हुआ है और 1 घंटे का 40 रुपया दिया जाता है, तो नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा फिर, 80,000. 80,000। तो ये नॉर्मल वेजेस। अच्छा, अब जैसे ही नॉर्मल वेजेस आ गया, अब हम लोग बोनस निकाल सकते हैं। तो बोनस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे तो ये पता करना पड़ेगा कि टाइम सेव्ड है कि नहीं, चाहे हल से हो चाहे रो वन हो, दोनों में मुझे टाइम सेव्ड पता करना पड़ेगा। अब टाइम सेव्ड कैसे पता करेंगे, एक्चुअली 1250 पीसेस बनाने में इतना टाइम लगा, ठीक है, लेकिन 1250 यूनिट बनाने में कितना टाइम अलाउड किया गया था वो निकालते हैं, ठीक है। तभी तो पता चलेगा ना, टाइम टेकन और टाइम अलाउड का डिफरेंस मुझे चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम अलाउड to produce 1250 पीसेस। तो एक्चुअली कितना टाइम दिया गया था 1250 पीसेस बनाने के लिए, तो यहाँ पर ही उस बात का भी दिया हुआ है। देखो, बोला है कि टाइम अलाउड कितना है, 2 आवर्स, एक पीस बनाने का 2 आवर यूनिट्स बनाए हैं, तो एक्चुअली 1250 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम दिया गया था, 2,500. हाँ 2500। 1250 पीसेस बनाने के लिए टाइम दिया गया था 2500, तो टाइम अलाउड ऐसे हो जाएगा। 1250 पीसेस बनाने के लिए, एक पीस बनाने के लिए 2 घंटा अलाउड किया गया था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2500 आवर्स, ठीक है। अब हम लोग टाइम सेव्ड निकाल सकते हैं, तो टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा, बोलो टाइम सेव्ड कितना होगा, 500. 500। 2500 माइनस 2000, तो ये हो जाएगा 500 आवर्स, ठीक है। ये हो गया मेरा टाइम सेट, कि 2500 घंटा दिया गया था बट 2000 घंटे में ही काम हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इसमें 500 आवर्स जो है टाइम सेट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग अब बोनस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। हाल से में बोनस कितना होगा, रो वन में कितना होगा, तो हम यहाँ पर निकालते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, बोनस, ठीक है। बोनस कैलकुलेशन करते हैं हाल से में रो वन में, ठीक है। तो हाल से में बोनस कितना हो जाएगा, हाल से में बोनस का मतलब होता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड, जितना होगा इनटू नॉर्मल वेज रेट, ठीक है, या फिर वेज रेट लिख सकते हैं। तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड, तो टाइम सेव्ड कितना है 500, 500 का 50%, और वेज रेट कितना है
40, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 250 इंटू 40, 250 आवर्स इंटू 40, तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। और रो वन में निकालेंगे बोनस, तो उसमें कैसे निकलता है, उसमें बोनस रेशियो निकालते हैं, तो टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस, इनटू नॉर्मल वेजेस। तो टाइम सेव्ड कितना है, टाइम सेव्ड है हम लोगों का 500, टाइम अलाउड कितना था 2500, इनटू नॉर्मल वेजेस कितना था, नॉर्मल वेजेस ये यहाँ पर दिख रहा है 80,000, ठीक है 80,000, तो ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, 16,000। 16,000. 16, अच्छा हाँ 16, ठीक है 16,000, ठीक है, दोनों में बोनस आ गया। अब हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, जो जगह बचाया था नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर, तो ये आंसर आ जाएगा। तो हाल से में नॉर्मल वेजेस और जो है हमारे रोवन दोनों में नॉर्मल वेजेस तो सेम है, तो इसमें कितना हो जाएगा 80,000 प्लस 10,000, इसमें हो जाएगा 80,000 प्लस 16,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर। तो बोलो ये पेमेंट कितने घंटे काम करने पे दिया गया, 2,000। 2,000, तो डिवाइड करने से पता चलेगा इफेक्टिव आवर कितनी है, कितना आएगा 90/2, 45। 45, और ये वाला 48। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो हमें पढ़ के देखना पड़ेगा क्या पूछा है, उसी के हिसाब से हमें पहले लिख लेना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, जो पूछा है उसके लिए हमें क्या क्या डेटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, वो पहले डिसाइड करके फिर उस डेटा को कैसे फाइंड आउट करें उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। फिर यहाँ पर बोला है नेक्स्ट की calculate the savings to Mr. A in terms of direct labor cost per piece under the scheme। तो मिस्टर ए कौन है, जो जिनके ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहे हैं, तो यहाँ पर बोला है कि हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, कैलकुलेट करके ये देना है कि मिस्टर ए को कितना सेविंग्स हो जाएगा अगर वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को पर पीस के अंदर पे करे, इन दोनों स्कीम के अंडर, मतलब हाल से और रोवन का पेमेंट अगर पर पीस के हिसाब से करते हैं तो इनका कितना सेविंग्स हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं कितना सेविंग्स हो जाएगा। तो अभी देखो इन्होंने कितना पेमेंट किया है हाल से स्कीम में 90,000, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है 96,000, तो ये हम लोगों ने डिवाइडेड बाय आवर्स किया, मतलब ये आवरली पेमेंट है। अब बोल रहा है कि अगर ये आवरली पेमेंट नहीं होके पीस बेसिस पे हो तो क्या कुछ सेविंग्स होगा, अगर होगा तो कितना होगा। ये क्वेश्चन तो मैंने जगह छोड़ा नहीं है, चलो हम यहीं पर करके दिखाते हैं, क्योंकि मैंने बीच में जगह रखा नहीं, एक लाइन जगह रखने से हो जाता, ठीक है, हम यहीं पर कर देते हैं सेविंग्स टू Mr. A in terms of डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पर पीस अंडर अंडर द स्कीम। अच्छा, तो एक्चुअली मुझे फिर निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि अगर हम ये जो पेमेंट किए हैं 90,000 और 96,000, ये अगर हम पर पीस के अकॉर्डिंग करते तो मेरा कुछ सेविंग्स होता कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं हाल से और रोवन, ठीक है, इसमें हम लोग क्या निकालना चाहते हैं बेसिकली कॉस्ट पर पीस कितना हो रहा है, वो वहां पर जैसे कॉस्ट पर आवर आया था, ये था कि 1 घंटे में लेबर को रखने का खर्चा 45 होगा, अगर हालसे में जाते रोवन में जाएंगे तो 48 करके होगा। तो यहाँ पर वही निकालेंगे कॉस्ट पर पीस, ठीक है, तो कॉस्ट तो मेरा 90,000 ही पड़ेगा। अब ये 90,000 जो हालसे में पे कर रही है, कितना पीस बनाने के लिए पे कर रहे हैं,
ये पूरा काम कितना पीस बनाने के लिए पे करते हैं? 1250. 1250। तो कितना आ जाएगा आंसर इसमें भी? कितना होगा? 72 मैम। 72। और इधर वाला 76.80। 76.80 मैम। तो पर पीस इतना करके हो रहा है, तो पीस में पे करने से सेविंग्स होगा कि नहीं, तो वो कैसे पता करेंगे? तो कंपेयर करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि इम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस कितना होता है वो निकालेंगे, तभी ना कंपेयर करेंगे। 40 रुपीज से तो कर नहीं सकते हैं, 40 रुपीज पर आवर। तो इम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस कितना है? देखो 2 घंटा काम करने से एक पीस बनता है, ठीक है, और 1 घंटा काम करने पे 40 रुपए दिया जाता है। तो ये दोनों को कुछ सोचना पड़ेगा, तभी तो आ जाएगा ना। ये दोनों को तो हम लोग लिंक कर सकते हैं, सिंपल सा बात है कि अगर कोई 2 घंटा काम करेगा तो एक पीस बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है, और बोला है कि 1 घंटा काम करने से 40 रुपए दिया जाता है, ठीक है, तो फिर 2 घंटा काम करने से कितना रुपए दिया जाएगा? 80। 80। तो अगर 2 घंटा काम करने से 80 रुपीज दे देंगे तो फिर इसका मतलब बोल सकते हैं एक पीस बनाने पे 80 रुपीज दे रहे हैं। हाँ मैम। ठीक है, तो यही मेरा पीस रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे इम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस हम लोग का हो जाएगा 2 आवर्स इंटू ₹80 पर पीस। तो ये हो गया पीस रेट। अब हमें यहाँ पर वही पूछा था कि क्या मिस्टर ए को कुछ सेविंग्स होगा अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस हो, ठीक है, तो हम लोगों ने हाल से रोवन में निकाल लिया। अब इसके साथ तो 40 का कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज 40 पर आवर है ना कि पर पीस है। तो अब पीस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो नॉर्मली पर पीस कितना हो रहा है? 80 रुपीज पर पीस, जबकि हम लोग अगर बोनस देते हैं तो हमारा 72 और 76.80 करके आ रहा है, तो सेविंग्स हो रहा है। कितना हो रहा है सेविंग्स पर पीस अंडर हालसी सिस्टम में कितना हो रहा है, और सेविंग्स पर पीस अंडर रोवन सिस्टम में कितना हो रहा है? 80 माइनस 72 कितना हो जाएगा, और इधर 80 माइनस 76.80। 8 और 3.20 मैम। 3.20। तो ये पूछा था पहले वाले क्वेश्चन कैसे करना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है। Whether wages negotiations are going on with the recognized employees union and the management wants you as an executive of the company to formulate an incentive scheme with a view to increase productivity। तो एक incentive scheme हमें formulate करना है, मतलब अप्लाई करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। द केस ऑफ 3 टिपिकल वर्कर, 3 वर्कर है ए बी सी हु प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली 180 120 एंड 100 यूनिट्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन ए नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स इज टेकन अप फॉर स्टडी। मतलब बोल रहा है कि नॉर्मली 8 आवर्स एक दिन में काम होता है, और 3 वर्कर है ए बी सी जिसपे बेसिकली एनालिसिस हो रहा है। तो ए वर्कर 180 प्रोड्यूस करता है, ये 120 बी, और ये सी जो है ये 100 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस करता है। और इन्होंने कितने टाइम काम कर रहे हैं ये लोग, तो इन्होंने टाइम जो इनका टाइम दिया हुआ है वो एक दिन में 8 घंटा। Assuming that day wages would be guaranteed at 75 per hour and the piece rate would be based on a standard hourly output of 10 units। अब यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि assumption ये है कि guaranteed wage rate है 75 per hour, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे क्वेश्चन में था 40, ठीक वैसा ही। and the piece rate would be based on a standard hourly output of 10 units। और अगर हमें piece rate निकालना है तो standard output कितना मानना पड़ेगा? 10 units मानना पड़ेगा, ठीक है।
आवरली आउटपुट 10 यूनिट्स, मतलब अगर पीस रेट निकाले तो यहीं पर निकाल सकते हैं, सीधा बात है। 1 घंटा काम करने पे 75 मिलेगा, तभी तो बोल रहे 75 पर आवर। ये 75 पर आवर का मतलब ही है अगर कोई 1 घंटा काम करेगा तो उसे 75 मिलेगा। और आवरली आउटपुट 10 का मतलब हो गया 1 घंटा काम करने से 10 यूनिट बनता है, ये दोनों स्टैंडर्ड है। तो फिर बोलो कि मेरा जो मतलब रेट पर यूनिट कितना होगा। जैसे रेट पर आवर तो दिख ही रहा है 75, ठीक है, तो रेट पर यूनिट कितना होगा। अभी तो सिखा है, ये तो नॉर्मल चीज है। 1 घंटा काम करने से 75 रुपया मिलता है, 1 घंटा काम करने से 10 यूनिट बनता है, तो फिर रेट पर यूनिट कितना। 7.5। 7.5, तो 10 यूनिट बनाने से कितना रुपया मिलेगा 75, क्योंकि 10 यूनिट बनाने में टाइम लगेगा 1 घंटा, 1 घंटा काम करने से 75 मिलता है, तो इसका मतलब 10 यूनिट बनाने से 75 मिलता है, तो 1 यूनिट बनाने से कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.5। तो अगर हमें जो है रेट चाहिए जो यूनिट वाला, तो फिर ये 7.5 आ जाएगा। देखते हैं क्या क्या पूछा है। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द ईच ऑफ द 3 वर्कर, तीनों वर्कर का हमें अर्निंग कैलकुलेट करना है, एंड द एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट हमें पर 100 पीसेस के अकॉर्डिंग निकालना है। और हमें क्या क्या स्कीम फॉलो करना है, डे वेजेस निकालना है, फिर बोला है पीस रेट बेसिस पे निकालना है, मतलब आवरली वेजेस, पीस रेट वेजेस, हालसे स्कीम, रोवन स्कीम। फिर बोला है ऑल्सो कैलकुलेट अंडर द above schemes the average cost of labor for the company to produce 100 pieces, ये भी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, वो तो लास्ट में निकालेंगे, सबसे पहले एक एक करके निकालते हैं। फर्स्ट हमें बोला है डे वेजेस निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं डे वेजेस। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अंडर डिफरेंट वेजेस स्कीम। सबसे पहले बोला है डेली वेजेस निकालने के लिए, सॉरी डे वेजेस। डे वेजेस मतलब है डेली वेजेस, मतलब एक दिन का कितना। ठीक है, तो एक दिन का कितना कैसे निकालेंगे, कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग एक दिन में 8 घंटा काम करवाते हैं, तो डेली वेजेस मतलब आवरली बेसिस पे निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसे करके कॉलम बना लेते हैं। तो मैंने लिख दिया वर्कर। ठीक है, 3 वर्कर का हमें कैलकुलेट करके देना। वर्कर लोगों का नाम है ए, बी और सी। ठीक है, अब इन्हें वेजेस जो दिया जाता है पर आवर कितना दिया जाता है, ये सभी क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो वेजेस पर आवर दिया जाता है 75 कर, सभी का सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। वर्किंग आवर्स पर डे कितना है, 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8 घंटा करके काम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वेजेस पर डे फिर कितना हो जाएगा, एक दिन का कितना वेजेस हो 600 जाएगा, मैम। 600। तो Six. 75, हाँ 75 इंटू 8, 75 इंटू 8 600 होगा, 75 इंटू 8 सभी का ये हो जाएगा सेम। ये तो निकल गया, लेकिन अब हमें इसमें एक और चीज करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर बोला है कि पर 100 पीसेस, ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोला है कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ईच ऑफ द 3 वर्कर्स एंड द एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस अंडर दिस ऑल, मतलब ये 4 जो दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग ये डे वेजेस निकाल लिए। सबसे पहले हम लोगों ने अभी क्या निकाला, 600 क्या है हमारा डे वेजेस है। अब ये निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक वर्कर का एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी को कितना पड़ रहा है 100 पीसेस के बेसिस पे। ठीक है, तो इसका मतलब पीस बेसिस पे हो रहा है। सबसे पहले देखो एबीसी कितना कितना पीसेस प्रोड्यूस करता है, तो ये देखो 180, 120 और 100। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आउटपुट बोल के, O/P लिख दिया कि ए का आउटपुट है 180, बी का है हम लोग का 120 और 100। ठीक है, अच्छा अब इम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट जो हमें कैलकुलेट करने बोला है, वो पर 100 पीसेस पे कैलकुलेट करने बोला है। ये मैंने L.C लिखा है। ठीक है, लेबर कॉस्ट या इम्प्लॉय कॉस्ट, ई भी लिख सकते हो। इम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस निकालना है, ऐसा क्वेश्चन ही बोल रखा है। ठीक है,
तो इम्प्लॉय कॉस्ट कौन कैलकुलेट करता है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉय कॉस्ट जो कैलकुलेट करेगा तो पर 100 पीसेस पे करेगा। तो यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइजेशन का टोटल इम्प्लॉय कॉस्ट कितना पड़ रहा है। अगर 600 के बेसिस पे अगर हम लोग देखें आवरली बेसिस पे, तो इनका टोटल खर्चा पड़ता है 1800। तो 1800 खर्चा करके इनको कितना आउटपुट मिलता है? ऑर्गेनाइजेशन ने एबीसी से काम करवाया, काम करवा के उन्हें 600 600 600 करके 1800 दे दिया, बदले में कितना आउटपुट लिया? 400 400। 400 400, ठीक है ये वाला। तो अगर इम्प्लॉय कॉस्ट निकालना है 100 पीसेस के बेसिस पे, मतलब 100 पीसेस बनाने पे कितना खर्चा पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो 1800 पीसेस, सॉरी 1800 रुपीज का खर्चा होता है 400 पीसेस बनाने में। तो 100 पीसेस बनाने में कितना खर्चा होगा वही निकालना पड़ेगा, बोलो कितना होगा? 1800 by 400 into 100. 4.5। 4.5 450। 450 450 आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो 450 आ रहा है, और यहाँ पर हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 450 आ रहा है, ये टोटल में आ रहा है, ठीक है, सही बोले हो। 450 आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस 100 पीसेस फॉर द कंपनी, कितना हो जाएगा? 1800 डिवाइडेड बाय 400 पीसेस इंटू 100, तो ये हो जाएगा ₹450। देखो ये एवरेज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये एबीसी तीनों का मिला के है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअली निकालना पड़े, क्योंकि हम लोगों ने कॉलम बनाया, तो इंडिविजुअली भी निकालेंगे, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बोला है कि एक साथ निकालना है, कि ईच बोला है देखो, अर्निंग ऑफ ईच ऑफ द 3 वर्कर, हमें अलग अलग भी निकालना है। तो बोलो अलग अलग कितना आएगा, फिर ये समझा देते हैं। अलग अलग भी सेम तरीके से आएगा। अगर ए से काम करवाते 600 रुपए देते, 180 यूनिट बनवाते, तो 100 पीस बनाने का कितना खर्चा पड़ता है ए के लिए? 333.33. हाँ ये देखो 600 रुपीज खर्चा करके 180 यूनिट बनता है, तो 100 पीसेस के लिए कितना हो जाएगा इंटू 100, ये कैलकुलेट करने पे आएगा 333.33। सेम तरीके से बी का भी निकलेगा। 600 रुपीज देते 120 यूनिट के लिए 600 रुपीज, तो एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाई 120, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम तरीके से ये भी, ये लास्ट वाला तो हम खुद ही लिख देते हैं। चलो ये 600 हो रहा है, लिख ही रहा 500 और 600. है 500, ठीक है, ये 500 हो रहा है। तो ईच वर्कर का भी निकाल लिया और एवरेज भी निकाल लिया। एवरेज का मतलब कि कंपनी को ओवरऑल देखा जाए, अगर पर वर्कर के बेसिस पे देखा जाए तो ए के लिए इतना, बी के लिए इतना, सी के लिए इतना, और अगर टोटल में देखा जाए तो 450 रुपीज करके खर्चा पड़ रहा है, ठीक है, डेली वेजेस का, अगर हम लोग 100 पीसेस के बेसिस पे निकालते हैं। सेम यही अप्रोच हमें लेना है पीस रेट पे, ठीक है। तो देखते हैं इस पे कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्कर ए, बी और सी, पीस रेट बोला है, तो पीस रेट बोला है, जैसे यहाँ पर मैंने वेजेस पर आवर लिखा था, तो अगर पीस रेट बोला है तो मुझे वेजेस क्या लिखना पड़ेगा? पर आवर के वेजेस पर पीस लिखना पड़ेगा पर मुझे, पीस मैम. पर पीस। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, पीस रेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग पीस रेट भी बोलते हैं। अगर देखोगे थियोरेटिकली जब हम लोगों ने लिखा था तो यही लिखा था पीस रेट। तो पीस रेट कितना होगा, भी थोड़ी देर पहले तुम लोगों से निकलवाया था यहाँ पर, ये इस जगह पे बोलो कितना आया था, याद है? 7.5. 7। 7.5, ठीक है 7.5, ये लिखवा देंगे 7.5, ठीक है। ये वर्किंग नोट 1 लिख देते हैं, वर्किंग नोट बना के लिखवा देंगे 7.5 कैसे। अब अगर मुझे पीस रेट लिखा है तो मुझे टाइम से कोई मतलब नहीं, कितना घंटा काम हुआ, मुझे क्या चाहिए? पीस रेट को हम किस पे अप्लाई करेंगे? ये तो एक पीस बनाने का खर्चा है, तो मुझे क्या चाहिए वेजेस निकालने के लिए? जैसे देखो अगर डेली बेसिस आउट। पे, हाँ आउट, सही,
आउटपुट चाहिए। तो बोलो आउटपुट कितना है, एबीसी का अभी अभी लिखा था इसके पहले वाले जगह पे, के पहले वाले स्कीम पे लिखा था, देख के ही बता। 120 100। अब यहाँ पर निकालेंगे वेजेस, तो बोलो वेजेस कितना हो जाएगा, एक पीस बनाने से 7.5 रुपीज, तो फिर 180 पीस बनाने का कितना हो जाएगा। मैम 1350। हाँ उसके बाद 1350, ये वाला 900। 900, 700। ठीक है, अब हमें फिर से वही निकालना है, क्योंकि देखो ये चीज हर जगह पे निकालने बोला है, इम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस, तो यहाँ भी निकालेंगे, या फिर लेबर कॉस्ट जो भी बोलो पर 100 पीसेस, तो बोलो इसमें कितना कितना होगा, कैसे निकालें। ये तो बहुत आसानी से निकलेगा, एक पीस बनाने पे 7.5, तो 100 पीस बनाने का कितना, वही तो पूछा है। 750। 750, क्या सभी में 750 होगा, बोलो। हाँ मैम। सभी में 750 होगा, तो सिंपल इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और तुम लोग अगर यूनिटरी मेथड करोगे तो कर सकते हो ऐसे करके, 1350, ये देखो ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसमें हम लोग जो है टाइम हम लोग ज्यादा दे देंगे बेकार में। जैसे कि देखो 180 यूनिट बनाने का 1350 दिया ए वर्कर को, तो एक यूनिट बनाने का 1350 बाई 180, तो 100 यूनिट बनाने का कैसा होगा, ऐसे भी कर सकते हो। अगर तुम लोग सोच रहे हो प्रीवियस वाले में तो हम लोगों ने ऐसे यूनिटरी मेथड लगाई, यहाँ पर ऐसा क्यों लगा रहे, क्योंकि देखो ये जो है ये तो 7.5 ही आएगा ना, ये तो ऑलवेज 7.5 ही आएगा, 7.5 करके तो ये रेट डिसाइडेड था, तो 7.5 आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना, 7.5 इंटू 100। अगर ये भी करोगे तो इसमें भी वही होगा, 900 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो अब 900 डिवाइडेड बाई 120 7.5 आएगा, क्योंकि उसी रेट पे ही तो किया गया है। चाहे यूनिटरी मेथड से करो, चाहे ऐसे मैंने जैसे डायरेक्टली लिखा है वैसे लिख दो, अगर यूनिटरी से करते हो तो भी ठीक है, गलत नहीं, बस टाइम ज्यादा जाएगा और कुछ नहीं। अब एवरेज कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। ये एवरेज कॉस्ट ना एक्चुअली आई थिंक ये सेकंड वाले में बोल रखा है, कैलकुलेट द अबव स्कीम द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट भी इसीलिए हम निकलवा दे रहे हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर्स। एवरेज मतलब क्या होता है कि किसी एक को क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं, तीन वर्कर है तो तीनों को एवरेज क्या दिया, तो एवरेज कॉस्ट बोला है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। ठीक है, तो कंपनी का 100 पीसेस बनाने का एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो कंपनी का टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, ये टोटल करो पता चलेगा। 3000 मैम। अच्छा 3000 रुपीज कंपनी का टोटल खर्चा है, कितना यूनिट बनाने का या कितना पीसेस बनाने का, 400। ठीक है, तो 3000 रुपए ओवरऑल पड़ता है 400 पीसेस बनाने का। ठीक है, तो एवरेज कितना पड़ता है 3000 बाई 400, तो 100 पीसेस बनाने का कितना पड़ेगा, तो बोलो कितना होगा। 50। 750। 700। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसके साथ साथ ही हो जाएगा। अच्छा अब हालसे और रोवन ये दोनों कर लेंगे। अच्छा ये पीस रेट, ये 7.5, इसका वर्किंग नोट बना देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीस रेट। वन आवर में 10 यूनिट बनता है, 1 आवर में 75 रुपीज पे होता है, तो 10 यूनिट बनने पे 75 रुपीज मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि 1 घंटे में 10 यूनिट बनता है, 1 घंटे में 75 रुपया दिया जाता है, तो 1 यूनिट बनाने में 75/10, ये मैंने तुम लोग को पहले ही निकलवा में, ये वर्किंग ग्रुप मैंने बना। अब नेक्स्ट जो है
हेल्से और रोवन स्कीम में करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, हेल्थ सिस्टम, वर्कर ए बी सी। अच्छा, हेल्थ स्कीम हो या रोवन हो, हमें क्या चाहिए? टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट कैसे निकलता है? टाइम अलाउड और टाइम टेकन का डिफरेंस। तो मुझे टाइम अलाउड भी चाहिए, टाइम टेकन भी चाहिए, फिर टाइम सेव्ड भी चाहिए। ठीक है, तो कॉलम कैसे बनेगा वो बता रहे कि हम लोग इस तरीके से सोच सोच के कॉलम बना सकते हैं। फिर मुझे क्या चाहिए? फिर मुझे चाहिए 50% ऑफ टाइम सेव्ड। ठीक है, जो कि मेरा बोनस आवर होता है। ठीक है, फिर ये बोनस आवर इंटू जो है रेट पर आवर लगाना पड़ेगा। तो रेट पर आवर जो भी होगा, तो मुझे बोनस कैसे निकालना पड़ेगा? बोनस इक्वल टू हो जाएगा बोनस आवर इंटू वेज रेट। ठीक है, तो बोनस निकल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग बोनस निकाल सकते हैं, यानी हेल्थ स्कीम में। तो फिर टाइम अलाउड कितना है, तो कैसे निकालेंगे टाइम अलाउड? देखते हैं यहाँ पर क्या बोला था। यहाँ पर बोला था 1 यूनिट बनाने में 10 यूनिट जो है 1 घंटे में बन जाता है। ठीक है, तो अब ए वर्कर ने 180 यूनिट बनाया है, तो उसका टाइम अलाउड कितना था? 18 ये, मैम। हाँ 18, ये सोचना पड़ेगा ना। 18 सही है। देखो 10 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, तो 180 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगना चाहिए? स्टैंडर्ड बोला है ना, स्टैंडर्ड मतलब जो कंपनी ने डिसाइड करके दिया, कि कंपनी बोल रही है कि एक वर्कर को 10 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, तो अगर ए ने 180 यूनिट बनाए तो उसे 18 आवर्स लगने चाहिए, तो उसका टाइम अलाउड रहा 18 आवर्स। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180/10 करके, यहाँ पर मैंने लिख दिया 18 आवर होना चाहिए। तो बी का कितना होगा सेम तरीके से, और सी का कितना? 12। तो यहाँ तो 10 होगा, ये 120 हो जाएगा, इसने 120 बनाया, इसने 100 बनाया, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया टाइम अलाउड। और टाइम कितना कितना लिया है, तो टाइम टेकन क्या है वो कहाँ से पता चलेगा? वो देखो यहाँ पर बोल रहा है, और देखो हाँ 8 आवर्स। देखो क्योंकि यहाँ बोल दिया है एबीसी जो है इन्होंने एक दिन में, देखो क्या बोला है, द केस ऑफ 3 टिपिकल वर्कर एबीसी हु प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली 180 120 100 यूनिट ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन ए नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स। मतलब एक दिन में जो 8 घंटा मिलता है उसमें एबीसी ने इतना इतना प्रोडक्शन करके दिखाया। मतलब सभी ने टाइम क्या लिया है? सभी ने कितना टाइम लिया है? सिर्फ ए ने ही नहीं, सभी ने कितना टाइम लिया है? 8 hours. 8 आवर्स। वो क्वेश्चन का लैंग्वेज तो वही बोल रहा है। तो पहले केस में टाइम शिफ्ट कितना है? 10. 10। फिर दूसरे में 4। फिर ये हो गया 3। अब 50% ऑफ टाइम शिफ्ट जो बोनस आवर है वो कैसे निकलेगा? बोनस आवर कितना हो जाएगा? हम इसका कॉलम थोड़ा छोटा कर देते, बोनस आवर ऐसे लिखते हैं। तो बोनस आवर होगा 50% ऑफ टाइम शिफ्ट, तो 10 का 50%, 5, 4 का 50%, 2, 2 का 50%, 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर रेट पर आवर हमें चाहिए, तभी तो बोनस निकालेंगे। तो बोलो रेट पर आवर कितना था? ये ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ये डेटा, इसीलिए हम पूछ रहे हैं रेट पर आवर कितना है? 75. 75। तो 1 घंटा काम करने से 75 रुपया मिलता है, तो बोनस कितना कितना हो जाएगा? बोनस कितना होगा? बोनस रुपीज में बताओ कैसे निकलता है हाल से? 50% ऑफ टाइम सिर्फ इंटू वेज रेट, तो 5 × 75 कितना हो जाएगा? कितना होगा? बोलो कितना होगा? 5 × 75।
375. 370, ठीक है। उसके बाद वाले 150. 150, 150 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150। उसके बाद वाला 1 इंटू 75 कितना हो जाएगा? 75। तो ये हो गया 75। तो बोनस निकल गया। अब हमें एक्चुअली इसमें क्या क्या निकालने के लिए बोला है? हम लोग को यहाँ पर बोला है कि कैलकुलेट करना है हाल से स्कीम में बोनस क्या होगा, वो तो कैलकुलेट करना है। फिर हमें और भी क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पर क्या बोल रखा है? अर्निंग ऑफ ईच ऑफ द 3 वर्कर, अर्निंग निकालना है, एंड द एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस। तो अगर हमें अर्निंग निकालना है तो हमें टोटल वेजेस भी चाहिए होगा ना। तो अर्निंग का मतलब ऐसा थोड़ी कि वर्कर सिर्फ बोनस लेके घर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है, वो तो उसका एक्स्ट्रा अर्निंग है। अब बोलो नॉर्मल वेजेस कितना है? इसी इन्हीं पर कॉलम बना के करते हैं। नॉर्मल वेजेस कितना है? 600. 600, ठीक है। 8 इंटू 75 करके, तो ये हम ना ऊपर लिख देते हैं। सभी का तो 8 इंटू 75 ही होगा ना, तो हम ये ऊपर लिख देते हैं। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है मेरा। 8 इंटू 75 करके नॉर्मल वेजेस, 8 आवर्स काम किया है, टाइम अलाउड, और 75 रुपए करके दिया जाएगा। तो ये सब तो हम लोग पहले भी किए हैं, तो 600 करके हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोलो टोटल वेजेस कितना होगा हर एक वर्कर के लिए? यहाँ पर टोटल वेजेस का कॉलम बना। तो नॉर्मल वेजेस लेगा, बोनस लेगा, कितना हो जाएगा पहले वाले वर्कर का? ए का 975. हाँ 975, फिर इसका 600 और 150, 750 750. और 675, ठीक है। अब इम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, ये हमें निकालने बोला है हर एक क्वेश्चन में, हर एक मेथड से। तो लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, तो ए का निकालेंगे, ईच बेसिस पे भी निकलेगा, और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें एवरेज बेसिस पे भी निकलेगा। पहले ईच बेसिस पे निकाल लेते हैं हर एक वर्कर का। तो ए को हम लोग 975 दे रहे हैं, कितना यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए? 180। तो 100 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? मैम 541.66। हाँ 541.66 यानी 67 आ जाएगा, ठीक है। ये कर देंगे। सेम तरीके से यहाँ कैसे निकालेंगे? 750 दे रहा है कितना यूनिट बनाने के लिए? 120। तो 100 पीसेस के लिए कितना हो जाएगा? ये भी पॉइंट में ही आएगा लग रहा है, या फिर नहीं आएगा, नहीं पता। देखो कितना आता है। ये वाला तो हम खुद ही कर लेंगे। ये तो 100 कैंसिल आउट होकर 675। ये थोड़ा बता दो। मैम 62.5। 62.5 हो गया, ठीक है। तो हर एक वर्कर का 100 पीसेस के अकॉर्डिंग कितना होगा वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो एवरेज निकालने के लिए बोला गया है कि एवरेज कॉस्ट कितना होगा, जो सेकंड वाला क्वेश्चन हमें बोला गया, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस, ठीक है। तो हाल से स्कीम में 100 पीसेस प्रोड्यूस करने पे ऑर्गेनाइजेशन का एवरेज खर्चा कितना होता है? तो पहले बोलो कि हाल से में कंपनी का कितना खर्चा होगा। टोटल वेजेस का कॉलम टोटल करने से पता चलेगा कि हाल से सिस्टम में कंपनी का टोटल खर्चा कितना होगा और कितना पीस बनाने का होगा। तो ये टोटल करो, 975 750 तक ही तो पता चलेगा। 2400. तो 2400 रुपीज खर्चा करके कितना यूनिट बना? 400। 400। ये तो फिक्स है ना हर बार, क्योंकि इनका प्रोडक्शन क्वांटिटी तो चेंज नहीं हो रहा है ना किसी भी हिसाब से। तो अगर 2400 पीसेस बनाने, 2400 रुपए दिया जाता है 400 यूनिट बनाने पे, तो 100 यूनिट बनाने का खर्चा कितना होगा? 600 मैम। 600, ठीक है। अब यूनिट पीस वो भी चाहे हम लोग सेम तरीके से अब हम लोग रो 1 वाला कर देंगे। तो इसमें भी सेम ऐसा ही कॉलम लगभग बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे वर्कर, हम थोड़ा छोटा छोटा करके लिखते हैं। वर्कर, वर्कर है ए बी और सी, ठीक है। अच्छा, अब टाइम अलाउड, टाइम टेकन,
अब टाइम अलाउड टाइम टेकन तो सेम वही हो जाएगा जो हमारे हादसे में हुआ था, तो हम ये देख देख के लिख देते हैं अभी, और 180/10 करके नहीं दिखा रहे, ठीक है। कैसे निकाला था हम एक बार वो बता देते हैं कि एक एक घंटे में 10 यूनिट बनता है, इन्होंने 180 यूनिट बनाया, तो इन्होंने कितना टाइम लिया होगा 18, ठीक है। फिर इन्होंने 120 यूनिट बनाया, तो फिर इन्होंने कितना टाइम लिया होगा 12, मतलब इनको कितना टाइम दिया जाना चाहिए 12 और 10, बाकी टाइम तो लिया है 888 करके। तो यहाँ पर टाइम अलाउड 18, 12 और 10, और टाइम टेकन हो गया 888। टाइम सेव्ड भी सेम आ जाएगा, ठीक है। टाइम सेव्ड हम लोग का हो जाएगा ये 10, 4 और 2, यहीं पर लिख लेते हैं 10, 4 और 2, तो ये 3 कॉलम का एज इट इज होगा, ठीक है। बस अब हमें क्या निकालना है, बोनस रेशियो, क्योंकि रो 1 में हमें बोनस रेशियो निकालना होता है। वो कैसे निकलता है, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड करके, ठीक है। तो टाइम सेव्ड कितना है 10, टाइम अलाउड कितना है 18, तो ये हो जाएगा 4/12 और ये हो जाएगा मेरा 2/10, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे बोनस, तो इसमें बोनस कैसे निकलता है, बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस करके निकलता है, ठीक है। तो बोनस रेशियो है 10/18 और नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस जो आवरली बेसिस पे दिया जाता है, तो 8 घंटा काम किया है इन्होंने, और वेज रेट कितना करके था, बोलो तो कितना करके था, बोलो वेज रेट कितना करके था, अभी तो हाल से नहीं किया। 75. हाँ 75, वेज रेट 75 करके था ना। वेज रेट का भी कॉलम बनाया था, यहाँ पर मेरे से मिस हो गया, चाहो तो तुम लोग बना लो, ठीक है। ये देखो रेट पर आवर 75, रेट पर आवर हम लोग चाहे तो यहाँ बना सकते हैं, हम बना के दिखा देते हैं, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, बन जाए। टाइम से डिवाइड टाइम अलाउड, तो यहाँ पर हो जाएगा वेज रेट 75, 75, 75, ठीक है। अब बताओ बोनस कितना कितना आ रहा है, तो ये 75 इंटू 8 करने से कितना आता है 600, 600 इंटू 10/18, ऐसे करके चेक करो। नहीं कर रहे, हेलो, हो गया बस, करके बताओ, क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा है, हाँ मैम। बोलो। उसके बाद वाला ये 600 हो रहा है, 600 और 4/12 मतलब 3, तो ये कितना हो जाएगा मैम 200। 200, ठीक है। ये 600, 600/10 मतलब कितना हो जाएगा 60, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, ये सब तो ओरली हो जाएगा। अच्छा, आप टोटल वेजेस निकालेंगे, टोटल वेजेस कैसे निकलेगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ठीक है। तो बोनस तो निकाल लिए, नॉर्मल वेजेस हर एक केस में कितना है 600 है, वो ना नहीं कर पाए, कॉलम भूल गए, ये देखो, ये तुम लोग एक कॉलम बना सकते हो नॉर्मल वेजेस का, ये जो है 8 इंटू 75 करके ये कॉलम ऐड कर लो, ठीक है। ये कॉलम ऐड करने से तो अभी देखो इतना बार कर लिए, नॉर्मल वेजेस 600 हमें याद है, तो हम यहाँ पर 600 प्लस, बोलो कितना होगा, पहला वाला कितना होगा, बिना 600 प्लस किए भी तो बता सकते हैं, बोलो कितना होगा। 333.33। हाँ, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 933। 933.33। फिर उसके बाद 600 प्लस 200, फिर उसके बाद 70, 720। ठीक है। अब लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस में निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो 933.33 कितना पीसेस बनाने के लिए 180, ठीक है। 180 पीसेस बनाया था ना ए वर्कर ने, ठीक है। तो फिर 100 पीसेस के लिए कितना हो जाएगा, 800/120 था इंटू 100, ये लास्ट वाला तो ऐसे ही निकल जाएगा, ये 720 ही आएगा, ये 100 पीसेस का ही ऑलरेडी, ये बाकी दोनों अगर बोल सकते हैं तो बोलो, पॉइंट में आएगा मेरे हिसाब से 518.51. 518.5, और ये वाला
मैम 666167। अब ये वाला ऐड करना भी तो पड़ेगा, तभी तो हम लोग एवरेज वाला भी निकालेंगे कि टोटल इतना खर्चा पड़ा। नहीं, ये नहीं जरूरत है ऐड करने की, इसका क्या जरूरत है, ये ऐड करना पड़ेगा, तभी निकलेगा एवरेज वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ मैम 2453,133। ये वाला इतना 2453,133। एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। तो कंपनी का एवरेज कॉस्ट कितना पड़ेगा 100 पीसेस बनाने का? तो बताओ, तुम लोग ही बताओ कितना पड़ेगा। मैम 2453,133 डिवाइड बाई 400 इंटू 100। करके बताओ कितना आ रहा है वो। सही है, वही करना है। 613.33। हाँ, 613.33। तो 2453.33 रुपीज का खर्चा हो रहा है तीनों वर्कर को लेके। तीनों वर्कर ने कितना बनाया मिलके 400 यूनिट। कैसे? वही 180 प्लस 120 और प्लस कितना था ये 100। तो 100। हाँ, 100 यूनिट बनाने का कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 613 पर 100 पीसेस। अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है एक्चुअली कि 100 पीसेस के लिए, तो अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो 100 पीसेस के लिए इतना चलेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा एक ही जैसा है, बट काफी अच्छा क्वेश्चन है कि यूनिट से कैसे हम लोग आवर में ट्रांसफर, ये पूरा ट्रांसफर जो है मतलब बेसिकली मैथमेटिक्स टाइप है, और वैसे भी कॉस्ट देखा जाए तो मैथ्स टाइप ही होता है। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद एक और एक क्वेश्चन है, वो हम लोग करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। ये पहले केस सिनेरियो ये वाला करते हैं। बोल रहा है द बोर्ड ऑफ द जे लिमिटेड हैज बीन अप्रेज्ड बाय द जनरल मीटिंग दैट द एम्प्लॉय एट्रिशन रेट इन द कंपनी हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो मतलब ये लोग देख रहे हैं, जे लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने देखा अपने मतलब जनरल मैनेजर जो है उन्होंने बोला कि कंपनी का जो लेबर टर्नओवर है वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है। द फॉलोइंग फैक्ट्स हैज बीन प्रेजेंटेड बाय द जीएम, जो है जनरल मैनेजर ने ये सारे फैक्ट्स बताए हैं। तो क्या बोल रहा है, पहले देखते हैं क्या क्या इन्होंने फाइंड आउट किया है। बोल रहा है कि ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द न्यू रिक्रूट्स इज 50,000 आवर्स। तो नए लोगों को जब रिक्रूट किया गया है तो 50,000 आवर्स जो है ट्रेनिंग के लिए गया। ठीक है। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर प्रोडक्टिविटी इज 60% ऑफ द एक्सपीरियंस्ड वर्कर। तो इस पीरियड में क्या होता है कि एक्सपीरियंस्ड वर्कर 50,000 घंटे में जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में जो ट्रेनी है वो 60%, उसका 60% ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब मान लो कि 50,000 घंटे में मान लेते हैं कि अगर 100 यूनिट बनाना चाहिए एक मतलब ट्रेंड पर्सन को। ठीक है। तो जो ट्रेनी है, मतलब अभी तक ट्रेंड नहीं हुआ है, वो 60% ही बना सकता है। मतलब कितना बना पाएगा? अगर 50,000 घंटे में मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 100 यूनिट बन सकता था, तो अगर जो इनएक्सपीरियंस मतलब जो ट्रेनी है वो बना रहे, तो वो बोल रहे 60% ही बना सकते हैं एक्सपीरियंस्ड वर्कर का। तो एक्सपीरियंस्ड वर्कर अगर 100 यूनिट बना सकते हैं, तो जो एक्सपीरियंस्ड अभी तक नहीं हुआ है वो कितना बना सकते हैं 60% का मतलब? मेरे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग होगी मैम 20,000। 20,000 डिवाइड 20,000 कैसे बनेगा? हम ये बोल रहे हैं कि मान लो 50,000 घंटे में 100 यूनिट बन सकता है अगर एक्सपीरियंस्ड लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है जो एक्सपीरियंस नहीं है वो अगर 50,000 घंटा काम करे तो एक्सपीरियंस्ड वर्कर का बस 60% ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर एक्सपीरियंस वाले 50,000 घंटे में 100 यूनिट बना सकते हैं, तो बिना एक्सपीरियंस वाले कितना बना सकते हैं? 60। हाँ, 60। 100 यूनिट का 60%, 60 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर शुभम तो ज्वाइन नहीं है। सर मुझे मैसेज कर रहे शुभम को ज्वाइन আমি करना। কিছুক্ষণ আগে জয়েন হতে পারছিলাম ও না। আচ্ছা, স্যার এখন মেসেজ করেছে। আমি সেটাই ভাবছি, তুমি তো উত্তর দিচ্ছ এক্ষুনি, আমরা এক্ষুনি বেরিয়ে গেলাম।
तो अब देखो, अब बोल रहा है टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट। अब ये बता दिया है कि अगर कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो उसे 1 यूनिट बनाने में 10 घंटा, ठीक है। 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वॉज डिफेक्टिव। जब ट्रेनिंग पीरियड में जो काम हो रहा है, तो क्योंकि ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो 20% जो है उनका काम डिफेक्टिव हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं बनता है, कुछ ना कुछ उसमें इश्यूज हो जाता है। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ ए डिफेक्टिव यूनिट वॉज 25। मतलब एक यूनिट अगर खराब हो गया तो उस यूनिट को ठीक करवाने के लिए, मतलब जो भी डिफेक्टिव जितना भी होता है उसको रिपेयर करवाने का, रेक्टिफाई करवाने का खर्चा पड़ता है 1 यूनिट पे 25 रुपए। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट पर 1 लाख आवर। तो बोल रहा है कि रिक्रूटमेंट करवाने पे डिले हुआ, इस वजह से पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स मतलब 1 लाख घंटा जो प्रोडक्शन के काम आ सकता था वो ऐसे ही बर्बाद हो गया, क्योंकि रिक्रूटमेंट देरी से हुआ। तो 1 लाख घंटा प्रोडक्टिव आवर चला गया, मतलब 1 लाख घंटे में जितना प्रोडक्शन हो सकता था वो बेकार हो गया। तो मुझे बोल सकते हो 1 लाख घंटे में कितना प्रोडक्शन हो सकता था? अच्छा, ये तो मुझे पूछना चाहिए था ना इसी लाइन पे, और एक चीज भी पूछना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर दिया है टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट। मतलब सीधा बात है, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ठीक है, मतलब जिसे ये काम पहले से ही आता है, कोई अगर एक्सपीरियंस्ड है तो उसे 1 यूनिट बनाने में लग जाता है 10 घंटा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो 50,000 घंटे में कितना काम हो सकता था अगर सब एक्सपीरियंस्ड होते? तो 50,000 घंटे में कितना यूनिट बना लेते? 5,000 डिवाइडेड होगा। हाँ, डिवाइड करके 5,000, ठीक है, 5,000 यूनिट बना लेते। लेकिन ये 50,000 घंटा ट्रेनिंग वाले काम कर रहे थे, मतलब ट्रेनी थे वो, तो उन्होंने 5,000 यूनिट तो नहीं बनाया होगा, क्योंकि उनसे पॉसिबल नहीं है, वो नया नया सीख रहे हैं, तो वो 60% मैं ही तो बना सकते हैं। जितना यूनिट निकला है उसका 60% निकालना है। तो 3,000 हो जाएगा। 5,000 का 60% करेंगे तो 3,000 हो जाएगा, ठीक है। 3,000। हाँ, मतलब जो काम एक्सपीरियंस लोग अगर 6,000 यूनिट बना सकते हैं 5,000 घंटे में, ठीक है, तो जो ट्रेनी है वो इतने घंटे में कितना बना सकते हैं? क्वेश्चन हमें बोल दिया है 60% बना सकते हैं। तो 6,000 का 60% यानी सॉरी, ये हम लोग का हो जाएगा, ये 6,000 नहीं, ये हुआ था 5,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,000 यूनिट बना सकते। फिर बोल रहा है कि 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव। तो जो आउटपुट है ना, ये वाला ट्रेनिंग पीरियड में आउटपुट इतना हुआ, इसका 20% डिफेक्टिव भी निकल जाता, ठीक है। तो अब इसका 20% मतलब कितना हो जाएगा? 3,000 into 20%। हाँ, मतलब 600, ठीक 600 है, में 600 यूनिट डिफेक्टिव हो जाएगा। अब इसको ठीक करवाने का खर्चा है एक एक यूनिट पे 25 रुपए, तो 600 यूनिट पे कितना हो जाएगा? 600 into 25। तो ये इंटू करने से आ जाएगा आई थिंक 15,000। 15,000, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहे पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर लॉस ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वेयर 1 लाख आवर्स। तो 1 लाख घंटा वो रिक्रूटमेंट ठीक टाइम पे नहीं कर पाने की वजह से 1 लाख घंटा प्रोडक्शन आवर वैसे ही लॉस्ट हो गया। तो 1 लाख घंटा लॉस्ट होने का मतलब कितना प्रोडक्शन खराब हो जाना यूनिट में अगर पूछा जाए तो? 1 घंटे में अगर 10 10 आवर्स पर यूनिट है तो उसको डिवाइड कर लेंगे तो यूनिट निकल जाएगा। हाँ, मतलब 10,000 यूनिट। 10,000। 10 आवर से डिवाइड कर लेंगे तो 10,000 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 10,000 यूनिट इन्होंने लॉस्ट कर दिया ड्यू टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब बोल रहे सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 180। ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसका सेलिंग प्राइस है 180, पीवी रेशियो है 20%। पीवी रेशियो लास्ट क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने बताया कि पीवी रेशियो का मतलब है कि अगर हम लोग अपना सेल करने के बाद सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे करने के, वेरिएबल कॉस्ट जो है रिकवर कर पा रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट भी कर सकते हैं, बट सेल करने के बाद वेरिएबल कॉस्ट पे हो जाने के बाद जो हमारे पास बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन बाय क्वांटिटी, मतलब कंट्रीब्यूशन जो है डिवाइडेड बाय सेल्स वैल्यू, या फिर कंट्रीब्यूशन जितने क्वांटिटी में आ रहा है डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी करने से पीवी रेशियो आता है, ठीक है।
अब ये क्यों दिया है वो तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा, हमें यहाँ पर बता दिया है दो डेटा। फिर बोल रहा है सेटलमेंट कॉस्ट ऑफ द वर्कर्स लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन वाज 1,83,480, मतलब वर्कर चले जा रहे हैं फिर सेटलमेंट करना पड़ता है, बाद में दूसरा वर्कर आता है तो इस पे खर्चा होता है, ठीक है। तो ये सेटलमेंट कॉस्ट इनको पड़ता है 1,83,480। फिर यहाँ पर बोल रहा है रिक्रूटमेंट कॉस्ट दिया है, ट्रेनिंग कॉस्ट दिया है, बस क्वेश्चन खत्म। इसके बाद हमें ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रखा है एक के बाद एक। सबसे पहले पूछा है कि हाउ मच, यहाँ बोला है यू बीइंग एन एसोसिएट फाइनेंस टू जीएमएचआर हैज बीन आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चंस पूछा गया है, बोल रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर की वजह से हम लोग कितना आउटपुट लॉस्ट कर रहे हैं वो बताना है। तो लेबर टर्नओवर होने की वजह से हमारा कितना आउटपुट लॉस हो रहा है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो लेबर टर्नओवर होने की वजह से हम लोग नए नए लेबर को रिक्रूट कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वहां एक आउटपुट लॉस होता है, क्योंकि ट्रेनी पर्सन उतना प्रोडक्शन करके नहीं दे सकते जितना एक्सपीरियंस लोग दे सकते हैं, ऊपर से उनसे डिफेक्टिव आइटम बन जाता है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि कितना सारा जो है हम लोग का आउटपुट लॉस्ट होता है जब हम लोग लेबर टर्नओवर को फेस कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, तो आंसर क्या होगा, आउटपुट लॉस्ट। यहाँ पर कैसे लिखे इस क्वेश्चन को, मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं टोटल लॉस ऑफ आउटपुट, टोटल लॉस ऑफ आउटपुट ड्यू टू लेबर टर्न, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, ड्यू टू लेबर टर्न। तो अभी अभी हम लोगों ने ना सारा चीज निकाल ही लिया। तो हम लोग का कितना, एक तो ये वाला ट्रेनिंग पीरियड में जो हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें हमारा कितना आउटपुट लॉस्ट हो रहा है, तो ऐसे निकालेंगे ना, ऐसे आउटपुट बाय एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन 50,000 आवर्स कितना होगा। अभी निकाला तो हम लोगों ने, एक एक्सपीरियंस पर्सन कितना काम कर सकता है, एक यूनिट बनाने में 10 घंटा लेता है, मतलब 10 घंटे में एक यूनिट बनता है, तो 50,000 घंटे में कितना यूनिट बना ले, 5,000, ठीक है। अब लेकिन जो ट्रेनी है वो कितना दे सकते हैं आउटपुट, ट्रेनी आउटपुट बाय ट्रेनी कितना हो जाएगा, जो ओरिजिनल आउटपुट है एक्सपीरियंस्ड पर्सन का उसका बस 60% दे सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3,000। तो फिर ऐसे केसेस में आउटपुट लॉस कितना हो गया 2,000। और रिक्रूटमेंट डिले होने के वजह से, हम लोग 1,00,000 घंटा खो रहे हैं प्रोडक्शन का। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल लॉस ऑफ आउटपुट, यहाँ पर हो जाएगा ड्यू टू डिले रिक्रूटमेंट प्लस ड्यू टू इनएक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कम होने के वजह से 2,000 यूनिट लॉस हो रहा है, और रिक्रूटमेंट डिले होने की वजह से 1,00,000 घंटा हम लोगों ने खो दिया प्रोडक्शन का। तो फिर कितना यूनिट खो दिया 10,000 प्लस 2,000 मतलब 12,000। तो हमें यही पूछा था कि हम लोगों का कितना आउटपुट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब लिखने का जैसा हम लोग चाहे लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से लिखा है, ठीक है, इसका कोई रूल्स नहीं है। तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर, तो लेबर टर्नओवर होने की वजह से जो आउटपुट लॉस्ट हुआ वो है 12,000 यूनिट, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पूछा है कि हाउ मच लॉस in the form of contribution the company incurred due to labor turnover, लेबर टर्नओवर होने के वजह से कितना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ है, तो ये निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन लॉस निकालना पड़ेगा। तो पहला बात है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना है,
पहले ये देखना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है, देखो पीवी रेशियो दिया हुआ है 20%, सेलिंग प्राइस है 180, ठीक है। तो अगर हम लोग 180 पे 20% लगाएंगे तो हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता चल जाएगा, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल जाएगा। 180 इंटू 20%, तो ये कितना आ जाएगा 36 में 36, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट पे इतना कंट्रीब्यूशन होगा, रुपीज 36 पर यूनिट। अब ये ऐसे कैसे निकला, देखो सिंपल सा बात है। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आता है। तो देखो जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल से समझा देते हैं कि किसी चीज का सेल प्राइस है, मान लेते हैं 180 जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 20% करने से कितना आया 36 आया। तो सेल वैल्यू माइनस, अगर हम लोग सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से तो कंट्रीब्यूशन आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से कंट्रीब्यूशन आता है जो कि 36 आया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है 144 आई थिंक, पता नहीं ठीक किया करूँ। हाँ नहीं हाँ मैम, वन हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो 144 आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मुझे पूछे कि कंट्रीब्यूशन कितना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, 36 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, तो ये करने से पीवी रेशियो आता है तो 20% आना चाहिए। तो 36 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, ये 100 कैसे हो गया, 36 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, ये 20 आना चाहिए ना, 20% आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा ये 20% निकला कैसे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो अगर हम सेल पे ये लगाएंगे तो मुझे सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, क्योंकि पीवी रेशियो का मतलब ही क्या होता है कंट्रीब्यूशन, और मैंने लास्ट क्लास फॉर्मूला लिखवाया था, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो इसका मतलब आउट ऑफ सेल्स कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आउट ऑफ सेल्स कंट्रीब्यूशन है 20%, तो दिस इज सेल्स, तो इसके ऊपर लगाएंगे तो मुझे कंट्रीब्यूशन जो है वैल्यू में पता चलेगा जो परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने वैसे मल्टीप्लाई किया। तो एक यूनिट बेचने पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है 36, तो हम लोगों को पूछा गया कि कितना कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने खो दिया, लॉस्ट कर दिया। तो एक यूनिट पे 36 रुपीज कंट्रीब्यूशन होता है, तो हम लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट किया, कैसे पता करेंगे, जितना यूनिट हम लोगों ने प्रोडक्शन नहीं किया या फिर नहीं कर पाए, या फिर जितना भी कम प्रोडक्शन किया, जैसे कि ये वाला टोटल लॉस आउटपुट 12,000, तो 12,000 यूनिट अगर हम लोग लॉस कर गए, ठीक है, नहीं प्रोडक्शन कर पाए जबकि करना चाहिए था, दो रीजन से, एक तो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था तो लोगों ने जो काम किया वो ओरिजिनल से 60% ही किया, 40% कम हुआ, और दूसरा है कि डिले हुआ रिक्रूटमेंट में तो फिर 10,000 यूनिट कम, तो टोटल 12,000, तो फिर टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना हो जाएगा 4,32,000। तो ये हो जाएगा 12,000 यूनिट पे, एक यूनिट पे 36 रुपए, तो 12,000 यूनिट पे 12,000 इंटू 36 करने से जितना आएगा यानी 4,32,000 ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैडम ये नंबर 2, कंट्रीब्यूशन का उसका मतलब क्या होता है मैडम? कंट्रीब्यूशन लास्ट क्लास में तो समझाया था। कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल से वेरिएबल कॉस्ट जब पे कर देते हैं तो जो बचता है उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। लास्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन लिखे, हाँ मैम बोले थे, मैडम बोले थे, ये शायद यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट था। थर्ड क्लास का था। वो मार्जिनल कॉस्टिंग में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पर छोटा सा आया था तो मैंने ये जितना अभी हमें चाहिए मैंने इतना बता दिया था कि सेल से वेरिएबल कॉस्ट पे करने से जो बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बाकी इसका डिटेल्स हम लोग मार्जिनल कॉस्ट में पढ़ते हैं क्योंकि वहीं पर वो पूरा कंट्रीब्यूशन पे ही चैप्टर बेस्ड होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, फिर 4,32,000 का मतलब ए, ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है व्हाट इज द कॉस्ट रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, डिफेक्टिव यूनिट को रिपेयर करने का खर्चा कितना होगा। तो वो क्वेश्चन में बोला था ना कि एक यूनिट डिफेक्ट होने से खर्चा पड़ता है 25 रुपए, तो यहाँ पर कितना डिफेक्टिव यूनिट हुआ उतना खर्चा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा। शायद निकाल भी लिया था हम लोगों ने एक बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डिफेक्टिव यूनिट कितना हो जाएगा, तो डिफेक्टिव यूनिट कितना बना, तो अगर डिफेक्टिव यूनिट देखा जाए तो ट्रेनिंग पीरियड में जो प्रोडक्शन होता है उसका 20% डिफेक्टिव होता है, तो ट्रेनिंग पीरियड में कितना प्रोडक्शन होता है, ये स्टार्टिंग वाले में लिखा हुआ है 3,000, इसमें कितना डिफेक्टिव हो जाता है
20%, ये क्वेश्चन में बोला हुआ था, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, हम दिखा देते हैं 20%। तो जितना भी डिफेक्टिव होगा, एक डिफेक्टिव यूनिट को जो है रिपेयर करने का खर्चा होता है 25 रुपए, तो टोटल कितना खर्चा हो जाएगा? उतना ही होगा। 15,000 मैम। अच्छा 15,000, ये हम लोगों ने ऑलरेडी ना कर लिया था, जब हम लोग पढ़ रहे थे ना क्वेश्चन को तभी कर लिया था। बी हम दिखा देते हैं, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव, तो आउटपुट ट्रेनिंग पीरियड में कितना हुआ? 3,000 का 20%, यानी जितना भी हो रहा है 600 डिफेक्टिव है, और एक डिफेक्टिव यूनिट को ठीक करवाने का खर्चा, रेक्टिफाई करवाने का खर्चा था 25 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोला है कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस्ट बाय कंपनी ड्यू टू इंक्रीज लेबर टर्नओवर। तो कंपनी का प्रॉफिट कितना कम हो गया लेबर टर्नओवर इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। तो ये लास्ट दिन वाला जो क्वेश्चन अभी हम कंट्रीब्यूशन वाले पेज में दिखा रहे थे, वही वाला हमें यहाँ पर करना है, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। तो जितना खर्चा बढ़ जाएगा उतना प्रॉफिट लॉस है, तो वो लास्ट दिन वाला जो क्वेश्चन है सेम वैसे ही हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर टर्नओवर, ठीक है। कैसे करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले कंट्रीब्यूशन लॉस कितना है, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन लॉस हम लोग का 4 लाख कितना आया ना अभी, 4,32,000। तो ये हम लोगों ने इतना कंट्रीब्यूशन खो दिया, तो इसके वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अभी अभी देखो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, ये भी तो लेबर टर्नओवर की वजह से ही हो रहा है। लेबर टर्नओवर हो रहा है तो ही हमें नए नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ रहा है, इस वजह से ट्रेनिंग देना पड़ रहा है, ट्रेनिंग पीरियड पे अच्छा काम नहीं बन रहा है, तो कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट ये भी हमारा प्रॉफिट को कम करेगा, क्योंकि खर्चा जितना बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट तो उस हिसाब से कम होता जाएगा ना। 15,000 ये सब तो खर्चा नॉर्मली नहीं होता अगर हमारा लेबर टर्नओवर नहीं होता। इसके अलावा क्वेश्चन ने बोल रखा है क्या क्या खर्चा होगा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट, बस देख देख के लिख देना है। जैसे कि सेटलमेंट कॉस्ट 1,83,480, रिक्रूटमेंट कॉस्ट रिक्रूटमेंट कॉस्ट है 156,340। रिक्रूटमेंट कॉस्ट के अलावा ट्रेनिंग कॉस्ट 1,13,180। तो अब टोटल करेंगे तो प्रॉफिट फॉरगोन पता चल जाएगा, इतना खर्चा बढ़ गया तो इतने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो टोटल करना पड़ेगा। टोटल करके देखो, हम तब तक दिखाते सेम ऐसा ही चीज हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 15 जो है उसमें यही वाला चीज किया था। टोटल करो तो 9 लाख। ये रहा, कितना आ रहा है? 9 लाख। 9 लाख। अच्छा, तो 9 लाख। देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। फोर्थ में 9 लाख का ऑप्शन है कि नहीं? डी। अच्छा, अब देखो बोल रहे हैं हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द न्यू वर्कर, ठीक है। कितना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लॉस हुआ, ये तो ऑलरेडी हम लोग एक बार निकाल चुके हैं, वो पॉइंट 1 पे देख के बता सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस के वजह से कितना क्वांटिटी लॉस हुआ। 2,000 मैम। हाँ 2,000 आउटपुट लॉस्ट ड्यू टू इन, यार हम कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहे, ठीक है। 2,000 होगा कैसे, ये वाला जो है ये यहाँ पर 2,000 हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसी चीज को फिर से करना है यहाँ से यहाँ तक, तो हम नहीं करवा रहे, ये खुद से भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये 2,000 ऐसे करके आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर, और ये मेरा ऑप्शन सी, ये मेरा ऑप्शन सी। अच्छा, अब बस एक थ्योरी लिखवाना है मुझे, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग, बस इंपॉर्टेंट है, ये लिखवा लेते हैं, बस हमारा लेबर कंप्लीट हो जाएगा। टाइम कीपिंग या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अटेंडेंस प्रोसीड्यूर।
तो इसका मतलब है इट रेफर्स, इट होगा, इट रेफर्स एंड इट रेफर्स टू रिकॉर्डिंग एंड कीपिंग of the employee attendance time. तो यहाँ पे लिखा है इट रेफर्स टू रिकॉर्डिंग एंड कीपिंग ऑफ द एम्प्लॉय अटेंडेंस टाइम, मतलब एम्प्लॉय का अटेंडेंस टाइम वगैरह रिकॉर्ड जब किया जाता है या रखा जाता है तो उसे टाइम कीपिंग या अटेंडेंस प्रोसीड्यूर बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है, क्यों हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि वर्कर जो है कितना टाइम जो है वो काम किया क्या नहीं किया, तो यहाँ पर लिख देते फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेरोल, ताकि उनको कितना उनको पेमेंट करना है वो हम लोग फाइंड आउट कर पाए। सेकेंड हो जाएगा फॉर एसर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉय कॉस्ट, ताकि अगर हमारे पास कुछ डेटा ही नहीं होगा कि हम लोग कितना एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग अपने कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे। किसी भी कॉस्ट का पता होता है तो ही कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज कैसे कंट्रोल कर सके, ठीक है। हम लोग एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे कि क्या हमें करना चाहिए। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल कि कोई मेट्रो में रोज टिकट काट के जाता है, अब अगर मेट्रो का वो मंथली टिकट वगैरह होता है ना, तो वो अगर बना ले तो फिर अगर पता चलेगा कि मेरा रोज का कितना खर्चा पड़ता है, तभी ना हम कंपेयर करेंगे कि अगर उसका मंथली बना ले, कार्ड वगैरह जो होता है वो बनवा ले, तो मेरा बेनिफिट है कि नहीं है। तो उसके लिए तो मुझे पता होना चाहिए मेरा खर्चा कितना होता है, तभी ना हम कंपेयर करेंगे। तो वैसे इंप्लॉय का कॉस्ट अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो हम उसको कंट्रोल कैसे करें या फिर एसर्टेन कैसे करें। तो उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि लोग कितने घंटे काम कर रहे हैं, कौन कितना घंटा काम कर रहा है, उसको कितना करके पेमेंट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा फॉर डिसिप्लिनरी पर्पस। तो डिसिप्लिन भी रहता है ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग इस चीज का रिकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना कि ऐसा थोड़ी होता है, तो कॉलेज में तो होता है, बहुत से कॉलेज में होता भी नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे होता है ना कि स्कूल में कि एक टाइम होता है भाई इतने बजे आना है, इतने बजे छुट्टी होता है, जबकि कॉलेज में क्या होता है नॉर्मली लोग होते हैं आज क्लास नहीं है चले गए, मतलब ये क्लास नहीं वो क्लास नहीं, जब मन आता है जाते, जब मन आता है नहीं जाते, ठीक है। तो कॉलेज में थोड़ा सा इतना जो है टफ नहीं होता है, लेकिन किसी किसी कॉलेज में होता है, ठीक है। टफ होता है कि भाई एक छुट्टी मतलब कॉलेज में कभी कभी स्कूल जैसा हो जाता है। जैसे मेरा कॉलेज तो वैसा ही था कि मतलब क्लास हो या ना हो, जब जितना बजे छुट्टी होगा उतने बजे ही जा सकते हैं, उसके पहले नहीं जा सकते हैं। एक्सेप्ट कुछ मतलब अगर किसी का तबीयत तबीयत खराब है तो बात अलग है, ठीक है। तो वही तो अगर हम लोग इसमें ये क्या होता है डिसिप्लिन रहता है, लेकिन जब आओ जब इच्छा जाओ ये जो है इसमें डिसिप्लिन बरकरार नहीं रहता है। तो फिर कौन कब आ रहा है कब जा रहा है, मतलब कौन कितना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा। फिर हो जाएगा फॉर एसर्टेनिंग आइडल टाइम। तो अगर हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग रहेगा अटेंडेंस का, तो फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन कितना आइडल टाइम बिता रहा है, वो भी फाइंड आउट कर पाएंगे। फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम, ओटी लिख दिया मैंने, ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ओवर टाइम कैसे हो रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह था ना। ओवर टाइम तीन तरीके से हम लोग देख सकते हैं क्यों कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। तो पहले तो मैंने लिख दिया कि टाइम कीपिंग करने का जरूरत क्या है, कि हम लोग ये सारी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं, अपने पेरोल को होते हैं, अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकते हैं, डिसिप्लिन रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आइडल टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ओवर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेथड्स क्या है टाइम कीपिंग करने का, तो दो तरीके से होता है। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो रजिस्टर होता था, वहां पर आके टीचर वन रोल नंबर 1 2 3 ऐसे बोलते थे, फिर उस पर लिखते थे जो नहीं आता था, तो फिर ऐसा और आने से ऐसा कुछ होता था, ठीक है। तो ये ऐसे करके प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट आइडेंटिफाई होता था। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, दो तरीके से होता है, एक तो मैनुअल मेथड फॉलो होता है और एक होता है मशीन के थ्रू से, मशीन या फिर इसे बोलते हैं ऑटोमेटेड। अच्छा, अब मैनुअल में क्या होता है, यहाँ भी रजिस्टर यूज होता है,
अटेंडेंस रजिस्टर यूज होता है। या फिर एक टोकन मेथड भी होता है, ठीक है, एक टोकन दे दिया जाता है कि जब भी एंटर करोगे उस टोकन का, जैसे टिकट का यूज होता है ना मेट्रो वगैरह में भी, तो टोकन का यूज होता है, तो वैसे ही टोकन या फिर मेटल डिस्क। तो ये सब मैनुअल मेथड, मतलब जब एंटर करोगे तो उस टोकन का यूज करना है या फिर उस मेटल डिस्क का यूज करना है। लेकिन ऑटोमेटेड में क्या होता है, पंच कार्ड, ठीक है, कार्ड पंच करके। सेकेंड, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, जो कि सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के थ्रू से भी टाइम कीपिंग किया जा रहा है। ये इसमें जो है ये बेस्ट होता है, इसमें कोई कुछ मतलब ऐसे नहीं कर सकता है, प्रॉक्सी वगैरह नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग क्या होता है, इट इज बेसिकली recording the details of worker done and the time spent by an employee on each job और प्रोसेस। ये क्या है, टाइम बुकिंग का मतलब है एक वर्कर किसी एक काम पे अपना कितना टाइम बिता रहा है या कितना टाइम लगा रहा है, उसका रिकॉर्डिंग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम बुकिंग, ठीक है। और टाइम कीपिंग का मतलब है कि वो कब आ रहा है, कितना देर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कितना ऐसे ही बैठा हुआ है, ये चीज सारी चीजों का एनालिसिस करने के लिए टाइम कीपिंग का यूज होता है। बट टाइम बुकिंग का मतलब इसमें ये रिकॉर्ड होता है कि एक वर्कर किसी भी एक काम को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अब और एक छोटा सा है, वो लिखवा देते हैं, लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर क्यों होता है, ये एक्चुअली ये जो भी हम लिखवा रहे हैं हमें थियोरेटिकली पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं बाई चांस, या फिर क्वेश्चन के साथ थ्योरी एक आधा दे देता है, वैसा दे देता है, ठीक है, तब हम लोग ये कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखवा दिया। अब ये लेबर टर्नओवर जो है, ये लेबर टर्नओवर क्यों होता है, लेबर कब हमें छोड़ के चले जाते हैं। एक तो होता है पर्सनल रीजन होता है लेबर का खुद का, ठीक है। दूसरा हो गया अनअवॉइडेबल रीजन, और थर्ड हो जाएगा अवॉइडेबल रीजन। अब इसमें हम 1 2 करके लिख देते हैं, ठीक है। अब जब लिखना है आप लोगों को तो आप लोग पूरा सेंटेंस बना के लिख सकते। तो चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट, तो वर्कर खुद ही एक काम छोड़ दे रहा है क्योंकि उसे बेटर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गया, तब तो वो छोड़ के जाएगा। सेकंड लिख लेंगे इल हेल्थ और ओल्ड एज, या तो एज हो गया है अब काम नहीं कर पा रहे, ये भी पर्सनल रीजन है, या तबीयत ठीक नहीं रहता है तो नहीं काम कर पा रहे। डोमेस्टिक प्रॉब्लम एंड फैमिली पर्पस, या फिर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख देते हैं। तो खुद एक जगह पे काम कर रहे हैं, फैमिली किसी और जगह पे है, तो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ और रीजन, कोई भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम हुआ है तो वो काम छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे डिस्कम्फर्ट ओवर जॉब, जो काम कर रहे हैं उस पर कंफर्ट नहीं है, डिस्कम्फर्ट ओवर जॉब एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ काम हो रहा है वो उतना कंफर्टेबल नहीं है, या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है काम करने लायक, ऐसा अगर किसी को लगता है पर्सनली तो वो काम छोड़ के जा सकता है, ठीक है। ये हो गया पर्सनल रीजन। अनअवॉइडेबल रीजन में लिख लेते हैं सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। मतलब
सीजनल बिजनेस है, जब वो बिजनेस का सीजन होता है तब काम होता है, अदरवाइज वर्कर चला जाता है कहीं और कुछ और काम करेगा, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मेटेरियल, पावर, ब्लैक मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनाने का काम में वर्कर लगा हुआ था, मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता था, जहां पर जो भी प्रोडक्ट बनता था उसका मार्केट ही अब नहीं रहा, ठीक है। तब अगर मार्केट ही नहीं रहा तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों उस चीज का प्रोडक्शन करे, उसके लिए तो लॉस है। अब जब काम ही नहीं होगा तो वर्कर कहाँ से काम करेगा। तो या फिर रॉ मटेरियल का शॉर्टेज चल रहा है, मार्केट में मिल ही नहीं रहा है रॉ मटेरियल, तो कैसे प्रोडक्शन का काम होगा, तब लेबर चला जाता है। अब कहीं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो कहीं और जाएंगे, मतलब कुछ तो करके खाना है, ठीक है। तो फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है। पावर नहीं है, ऐसा हो सकता है कि पावर का अच्छा सप्लाई वगैरह नहीं है, ठीक है, तो फिर वहां भी काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो वर्कर चले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे चेंज इन प्लांट लोकेशन। प्लांट का लोकेशन चेंज हो गया तो वर्कर को अगर लगता है कि उसके उसके लिए एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है तो भी वो छोड़ के जा सकता है, या फिर किसी तरीके का डिसेबिलिटी अगर हो जाता है वर्कर को तो भी वो काम छोड़ सकता है। और अवॉइडेबल रीजंस में लिखेंगे सबसे पहले डिससेटिस्फैक्शन विथ जॉब, मतलब जो काम कर रहा है उसमें उसको सेटिस्फेक्शन नहीं, मतलब एक होता है कि खराब इन्वायरमेंट है वो जेन्युइनली वो अलग बात है, लेकिन एक होता है कि अच्छा काम है, सब चीज अच्छा है, बट मुझे वो काम पसंद नहीं है, करते हैं मुझे पैसा भी मिल रहा है सब ठीक है, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो फिर हो सकता है कि हम चले जाए, काम छोड़ दे, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो होता है ऐसा। तो डिससेटिस्फेक्शन विथ जॉब, या फिर रेम्यूनरेशन जो मिल रहा है वो ठीक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, तो भी वर्कर काम छोड़ सकता है। या फिर आवर्स ऑफ वर्क, मतलब जो टाइमिंग्स है काम करने का वो सही नहीं लग रहा है, तो भी हो सकता है। वर्किंग कंडीशन, ये भी एक रीजन हो सकता है। सेकंड यहाँ पर लिख देते हैं लो वेजेस, ठीक है, वो रेम्यूनरेशन से मिलता जुलता है। अलावेंस, मतलब जो अलावेंस या वेजेस मिल रहा है वो काफी लो है, ऐसा लग रहा है वर्कर को, तो फिर वर्कर काम छोड़ के जा सकता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी, मतलब वैसा कुछ ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है, जो सीख के गए या फिर थोड़ा बहुत जो सिखा दिया इसके बाद इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, तो भी वर्कर जा सकता है, क्योंकि जब तक उसे अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को अपग्रेड कैसे करेगा। ट्रेनिंग फैसिलिटी खराब है किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो भी वर्कर जा सकता है, या फिर प्रमोशन वगैरह नहीं होता है, प्रमोशनल रीजन, प्रमोशन नहीं हो रहा, ठीक है, तो भी वर्कर छोड़ सकता है। तो ये हमें पूछ लेता है थियोरेटिकली कि लेबर टर्नओवर के रीजंस वगैरह बताओ, तो फिर हम लोग ये पॉइंट्स को अपने हिसाब से जो है लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब मुझे ज्यादा नहीं 5 मिनट लगेगा, हम लोग ये वाला पॉइंट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कुछ नहीं, कुछ एमसीक्यूज है वो देखते हैं। ये वाला। सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि idle time is the time under which full wages are paid to worker, no productivity is given by the workers, both A and B, none of the above। बोलो क्या आंसर होगा। आइडल टाइम जब होता है तो हम लोग वर्कर को पूरा पेमेंट करते हैं, हमें प्रोडक्शन का कोई काम नहीं मिलता है, ये दोनों अलग अलग, या दोनों दोनों ही सही बात है, या नन ऑफ द अबव, क्या होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, ठीक है, कि हम लोग वेजेस जो है वो तो पे करते हैं आइडल टाइम में और हमें कोई प्रोडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आइडल टाइम का मतलब नॉर्मल आइडल टाइम का बात हो रहा है, अगर एबनॉर्मल भी हो तो भी तो हमें पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, और प्रोडक्शन नहीं मिलता है, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था इस वजह से वर्कर खाली बैठे थे, आइडल बिता रहे थे, तो इसका जो लॉस हुआ, मतलब वर्कर को तो पेमेंट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन उतना नहीं मिल रहा, तो ये जो लॉस हुआ ये कहाँ चार्ज होता है। चार ऑप्शन में से चार्ज टू ओवरहेड कॉस्ट, पीएल में मैम। रिस्पेक्ट, हाँ, चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पूरा पूरा लॉस है तो ये पीएल में चला जाएगा, सी हो जाएगा। ये सब हम लोगों ने लिखा था। टाइम एंड मोशन स्टडी अभी बताया, टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय, ये कौन करता है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट,
पर्सोनल डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसमें से हम 2 बता देते, 2 या 3 ही बता देते, तुम लोग बताना। जैसे देखो पेरोल डिपार्टमेंट हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में जब लेबर पढ़ा था तब पेरोल डिपार्टमेंट का काम है किसको कितना पे, मतलब जो है सैलरी शीट बनाना इनका काम होता है। अगर तुम लोग देखोगे फर्स्ट दिन हम लोग जब लेबर स्टार्ट किए थे तब मैंने ये लिखा है। पर्सोनल डिपार्टमेंट का काम होता है रिक्रूटमेंट वगैरह करना, HR डिपार्टमेंट, ठीक है। अब बचा ये दोनों, अब ये दोनों में से हम बता देंगे तो आंसर ही हो जाएगा, तो ये दोनों तो नहीं होगा, बाकी बचे हुए दोनों में से कौन सा होगा आज लिखवाया है उससे थोड़ा दिमाग लगा के बोलो। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होगा, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट आज हम लोगों ने लिखा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हाँ टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक है, लेकिन टाइम कीपिंग जो है ये प्रोसेस का नाम है। टाइम एंड मोशन स्टडी जो करता है उस डिपार्टमेंट का नाम है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। टाइम कीपिंग जो है प्रोसेस का नाम होता है। टाइम कीपिंग जो है वो प्रोसेस का नाम है। ये एक्चुअली टाइम एंड मोशन स्टडी चेक करते हैं, ठीक है, मतलब वर्कर कितना अच्छे से कितने टाइम बिता के कैसे कैसे करके काम कर रहा है, कब आ रहा है कब जा रहा है, ये सारा चीज। लेकिन जो मतलब ये जो डिपार्टमेंट से ये कंडक्ट होता है उसका नाम है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये चीज करते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। 4th नंबर में बोला है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। तो बोल रहा है कि कौन सा लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के काम नहीं आता है, नहीं आता है, ऐसा ही बोला, डज नॉट। हाँ तो जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेटिंग वर्कर, हाई लेबर टर्नओवर, प्रॉपर सुपरविजन एंड कंट्रोल। बोलो इसमें से कौन सा जो है फॉलो करने से हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगा। हाई लेवल टर्नओवर। हाँ अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ी ना हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अगर हम लोग जॉब सेटिस्फैक्शन दे सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर को मोटिवेट कर सकता है, अच्छा सुपरवाइज रख के सुपरवाइज करवा सकता है, कंट्रोलिंग करवा सकता है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर लेबर टर्नओवर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कहाँ से बढ़ेगा, ठीक है। 5th नंबर में बोल रहा है लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय। तो मैंने बहुत सारा फॉर्मूला लिखवाया था, यहाँ पर 3 में से एक फॉर्मूला, मतलब एक ही सही तरीके से लिखा है बाकी गलत है, तो वो तो बताना है कि कौन सा। जैसे ये लिखा है नंबर ऑफ पर्सन रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। फिर बोला है नंबर ऑफ पर्सन सेपरेटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिर यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ पर्सन रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ पर्सन सेपरेटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन एट द बिगिनिंग प्लस द नंबर ऑफ पर्सन एट द एंड ऑफ द ईयर, नन ऑफ द अबव। कौन सा सही है, फॉर्मूला ही बताना है कौन सा फॉर्मूला सही लिखा होगा। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब वैसा भी कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला बात है कि नन ऑफ अबव आंसर नहीं होगा, इस तीनों में से एक सही आंसर है। पहला बात है नंबर ऑफ पर्सन रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ पर्सन सेपरेटेड तो होता है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकलता है, नंबर ऑफ वर्कर एट बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 2 भी तो होना चाहिए, वो तो लिखा हुआ नहीं है। तो फिर सी वाला हमारा क्या हो जाएगा। बात समझ में आया, सी मेरा क्यों गलत है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम लोग को लिखा है एवरेज नंबर। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मतलब बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2, जहां यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ, तो ये गलत है। अब इसमें क्या गलत है बताओ तो। इसमें क्या गलत बाई है, एवरेज। इसमें सिर्फ बिगिनिंग दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग प्लस क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए, वो तो मिसिंग है, तो ये भी गलत है, ठीक है। फिर कौन सा सही है, ये वाला सही है। ये क्यों सही है, नंबर ऑफ पर्सन रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर लिखा है, ये ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर लिखते हैं, ठीक है। बट नंबर ऑफ वर्कर बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर एंड लिखेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा। बाकी ये कौन से मेथड को बताता है, 3 मेथड था, रिप्लेसमेंट, सेपरेशन और फ्लक्स। ये कौन सा मेथड है, रिप्लेसमेंट है, पर्सन रिप्लेस्ड। अच्छा, टाइम बुकिंग रेफर्स टू ए मेथड वेयर इन डैश ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड। बोलो टाइम बुकिंग, आज ही लिखवा है, टाइम बुकिंग मेथड में डैश रिकॉर्ड होता है एम्प्लॉय का, अटेंडेंस, फूड एक्सपेंस, टाइम स्पेंट ऑन ए पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। तो ये होगा, आज ही लिखवा है ना। टाइम बुकिंग में क्या होता है, टाइम बुकिंग में होता है कि एक जॉब में कितना टाइम बिता दिया वर्कर ने, तो डी हो जाएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स वेजेस, सैलरी, अलाउंस, इंसेंटिव, पेमेंट ऑफ ओवरटाइम, ऑल ऑफ द अबव। बोलो क्या होगा, मैम ऑल ऑफ द अबव। सही है, 7th का डी होगा। फिर बोला है
यहाँ पर if the time saved is less than 50% of the standard time, then the wages under row 1 and Halsey premium plan on comparison gives क्या होगा, more wages to worker under row 1 plan and then Halsey, more wages to worker under Halsey plan then row 1 equal none of the above, ये बताना है। तो इसके लिए थोड़ा सा कोई एक डेटा लेके तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ बोलो कौन सा होगा 8 का ए। इक्वल इक्वल नहीं होता। इक्वल कब होता था एक बार देखो, लिखवाया था 50% ऑफ क्या होना चाहिए, कॉपी में देखो लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार देख के मुझे बताओ इक्वल कब होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। एक बार देखो ना कॉपी में, मुझे पेज में ढूंढने में प्रॉब्लम होगा, अभी पूरा देखना पड़ेगा कहाँ कौन से पेज में था। तुम लोग तो मेरे से भी ज्यादा कहेंगे, चलो ये रहा 50% ऑफ टाइम अलाउड इक्वल टू टाइम, क्या लिखा है मैंने, टाइम अलाउड इक्वल टू टाइम टेकन। 50% ऑफ टाइम अलाउड इक्वल टू अगर टाइम टेकन होता है, ठीक है, तब जाके इक्वल वेजेस होता है। देखो ये लिखा हुआ था ना, इस पे हम लोगों ने एक थियोरेटिकल क्वेश्चन किया था, तो हम लोग को यहाँ पर क्या बोला है, टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड ऑफ 50%, ये बोल रहा है ये कम होगा टाइम सेव्ड से, तब क्या होगा। एक काम करते हैं ना, सीधा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं टाइम अलाउड जो है वो है 5 आवर्स, 10 आवर्स ले लेते हैं, ठीक है। 50% ऑफ द टाइम अलाउड कितना होता है, 5 आवर्स, ठीक है। इफ टाइम सेव्ड इज जो है, टाइम सेव्ड जो है वो लेस देन है 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो मतलब 5 घंटे से भी कम होना चाहिए टाइम सेव। तो टाइम सेव कैसे निकलता है, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। तो मान लेते हैं टाइम टेकन है 8 आवर्स, ठीक है। तो टाइम टेकन 8 आवर्स है, तो टाइम सेव्ड हो गया मेरा 2 आवर्स, ठीक है। अब हम लोग इसमें वेज रेट मान लेते हैं 2 रुपया, ठीक है। तो अब हेल्से में क्या आ जाएगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड यानी 2 घंटा इंटू 2 रुपए, तो कितना हो जाएगा 2 रुपीज बोनस। और रो 1 में क्या होगा, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। टाइम अलाउड कितना लिया है मैंने 10 आवर्स इंटू नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस कितना होगा, टाइम टेकन है 8 आवर्स और 2 रुपए करके, तो कितना हो जाता है, मैंने तो ऐसे ही रैंडमली एग्जांपल ले लिया, तो कितना हो रहा है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 32, 32 बाई 10 3.2। तो ये रो 1 हो गया, ये हल से हो गया। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन होता है तो किसका वेजेस ज्यादा हुआ, रो 1 इज ग्रेटर देन हल से, तो फिर कौन सा आंसर होगा, बोलो अब तो बोलो। मैंने एग्जांपल देके तो बता दिया, मैंने एग्जांपल में लिया टाइम अलाउड 10 आवर्स, टाइम टेकन 8 मैम आवर्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ना ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है, लेकिन हम लोग अगर कोई भी एग्जांपल ले तो मतलब एग्जांपल खुद से क्रिएट करके कर ही सकते हैं ना। एग्जांपल में हमें क्या बोला है कि टाइम अलाउड का 50% से भी कम टाइम सेव्ड होना चाहिए, तो मैंने टाइम अलाउड मान लिया 10 आवर्स, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा लेना चाहिए 50% करने पे पॉइंट वगैरह ना आए ताकि कैलकुलेशन आसान है। तो 50% ऑफ टाइम अलाउड 5 आवर्स हो गया, तो इससे भी मेरा टाइम सेव्ड कम होना चाहिए 5 घंटे से, तो 5 घंटे से टाइम सेव्ड कम होना चाहिए। तो अगर टाइम अलाउड 10 घंटा है तो मैंने इसीलिए टाइम टेकन 8 घंटा ले लिया, तो ये क्या हो गया 2 घंटा, जो कि 5 से कम आ गया। 8 की जगह हम 7 भी ले सकते थे तो भी मेरा कैलकुलेशन बन जाता, ठीक है। तो ये देखो मैंने भी इंस्टेंट अभी एग्जांपल लेके ही करवाया, ठीक है। तो ऐसे करके एग्जाम में कुछ भी आए तो हम लोग कर सकते हैं। तो 8 का आंसर ए हो गया। 9th नंबर वाला तुम लोग बताओ, ठीक है। 9th नंबर वाले में बोला है स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब 60 आवर्स, गारंटेड टाइम रेट 0.30 पर आवर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस अंडर रो 1 प्लान इफ टाइम टेकन 48 आवर्स। तो ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करके बताओ फटाफट कितना होगा रो 1 में। वेजेस पूछा है तो नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, बोलो कितना होगा। मैम 14.40। 14.40 देख लेते हैं। 9th का आंसर बोल रहा है बी है 14.40, शायद सिर्फ बोनस बोल रहे हो मेरे हिसाब से। नॉर्मल वेजेस बोनस हो जाएगा टाइम सेव्ड,
टाइम सेव्ड 60 minus 40 divided by time allowed into normal wages. तो ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये बताओ। 16 to 0.30 कितना होता है? 18 मैम। 18 और ये वाला नहीं, ये 18 हो गया तो गलत हो गया। 60.0.30 18 होगा। 18 अच्छा, और ये कितना हो रहा है? 3.6। नहीं तब तो गलत हो जा रहा है। स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी ये 48 होगा ना, तुम लोग बता नहीं रहे। 48 इंटू 0.30 होगा ना टाइम। ये 60 तो टाइम जो है स्टैंडर्ड था, तो 48 से होना चाहिए ना। तो एक बार फिर से करो ना, 48 कितना? 14.40। हाँ ये वाला टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, ये ठीक है। 17.28 आ रहा है। 17.28 आएगा। तो ये कितना आ रहा है? 48 इंटू 0.3। मैम 14.44 समथिंग आ रहा है और 2.88। ये 2.88 आ रहा है। 48.5 चेक कर लेते हैं। हाँ 2.88 प्लस 14 पॉइंट, हाँ ठीक है 17.28। हाँ यही वाला आंसर था। तो ये ठीक है। 14.4 जो है ये तो सिर्फ नॉर्मल वेजेस है, और इसके साथ अगर हम लोग टोटल बोनस लगाएंगे तब ना हमारा आंसर पूरा बनेगा। तो 17.29 हो गया। अब 10 में बोला है इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट कैन बी। तो इसमें से जो भी लिखा हुआ है कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए? टाइम एंड मोशन स्टडी, कंट्रोल ओवर आइडल टाइम, कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय टर्नओवर, ऑल ऑफ दैट। बोलो बोलो, ये तो आसान है। मैम ऑल ऑफ द। हाँ सारा चीज चाहिए, डी। फिर 11 में बोला है आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स अटेंडेंस इज मार्क्ड बाय रिकॉग्नाइजिंग एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन फिजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स। तो इसमें से कौन सा है जो कि जो मेथड्स हमारा फिजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स को बताता है, कौन सा हो जाएगा? मैम बायोमेट्रिक। हाँ बायोमेट्रिक। फिर 12 वाला इफ ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर, अर्जेंटली किसी कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दे दिया कि ये इतने दिन के अंदर बन जाना चाहिए, तो मैंने बोला भाई ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो अब ओवर टाइम करेंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, लेबर को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो ओवर टाइम का जो प्रीमियम हुआ, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट, वो मुझे कहाँ चार्ज करना चाहिए? रेस्पेक्टिव जॉब में, ओवरहेड कॉस्ट में, कॉस्टिंग पीएल में, नन ऑफ दैट। मैम जॉब और रेस्पेक्टिव जॉब। हाँ रेस्पेक्टिव जॉब, जिस जॉब के लिए हुआ उसी वर्कर को, सिर्फ और सिर्फ उसी वर्कर पे चार्ज करेंगे। ठीक है, हो गया ये हम लोग का कंप्लीट। तो जो हम लोग का एम्प्लॉय वाला पॉइंट है, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओवरहेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आ सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।